राम राम भाई, जितने मेरे सारे भाई हैं। आज आप एक नई वीडियो के साथ वापस आए हैं। बहुत दिन हो गए थे भाई। और इस व्लॉग में अपना जितने मेरे स्टूडेंट भाई हैं उन्हें मैं इन्फॉर्म कर दूं कि कल है अपना एसएसटी का पेपर है और आज मैंने एसएसटी की तैयारी करनी है। तो भाई जितने भी और एसएसटी कंसेप्ट हैं, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटिकल के हो गए, या फिर जियोग्राफी के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, इन सब का ऊपर अलग अलग अपनी वीडियो आएंगी आगे। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अपना एक व्लॉग टाइप से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ से और अपने एसएससी करियर से। तो भाई चलो, एसएससी के ऊपर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको भी समझा देते हैं कैसे कैसे हिस्ट्री समझा देते हैं, क्योंकि अभी यदि मैं सारे सब्जेक्ट समझाऊँगा तो लंबी चीज़ लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट वाइज बातें समझा दूंगा, क्योंकि अभी तो लगातार 3 दिन हमारे पेपर ही चलेंगे। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाऊँगा, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपन तो हर टाइम जो भी काम करने होते हैं तो अब करते ही हैं। तो चलो हम एसएससी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। और आपके भी बहुत सारे डाउट होंगे एसएससी के बेस पे, तो आप भी उन एसएससी के डाउट्स को समझ सकते हैं, स्पेशली हिस्ट्री के डाउट्स को। आपको हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत या पूरी एसएससी में कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्पेशल आपके नाम पर वीडियो बना सकता हूँ। तो आइए हम एसएससी शुरू करते हैं। तो भाई एसएससी में अपना सबसे पहला जो काम है वह वो हिस्ट्री का है। सबसे पहला अपना सिलेबस बता दूँ भाई सारे भाइयों ने कि सिलेबस अपना क्या रहेगा। तो भाई यह है अपनी एसएसटी की गाइड, और इस गाइड का बेस पे अपन सारा काम कराएंगे। अच्छा, इस गाइड पे अपन एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ये देखो यहाँ पे एवरग्रीन्स बुक लिखा हुआ है। मैं इस एवरग्रीन के बारे में भी थोड़ा 2-3 मिनट का आपको बताता हूँ। देखो, एवरग्रीन बुक्स मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पे किसी का ना तो प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी का कुछ भी डिफेक्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने जो भाई हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल बता रहा हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो सबके अलग अलग चॉइस होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एवरग्रीन बुक्स बहुत अच्छी बुक्स होती हैं और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियली एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं, और बहुत पुराने टाइम से ये एवरग्रीन चली हुई है। लेकिन भाई मैं सपोर्ट करूँगा अरिहंत को। इस साल हमें एक थोड़ा प्रेशर दिया गया था एवरग्रीन लेने के लिए, इसलिए हमने एवरग्रीन परचेज कर ली। लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा अरिहंत की बुक को। कोई भी अरिहंत, कोई भी सब्जेक्ट हो, अरिहंत इज़ बेटर देन एवरग्रीन, क्योंकि जो उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो ये कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं करवा सकती। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप अरिहंत पर ही ज़्यादा फोकस करोगे तो भी आपको वो बहुत सक्सेस दिला देती है। अरिहंत टॉपर्स के द्वारा सेलेक्ट की जाती है और मेरे द्वारा भी सिलेक्ट की गई हुई बुक है, और अरिहंत पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है बिलीव हुआ है। तो भैया भी हम अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो भाई ये है अपना अभी का सिलेबस, जो पीरियोडिक टेस्ट 1 होंगे उनके लिए ये सिलेबस है। तो भाई इकोनॉमिक्स के जो हैं अपने 4 चैप्टर हैं, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट मतलब पहला चैप्टर है, जियोग्राफी का पहला चैप्टर है, हिस्ट्री का पहला दूसरा, यानी कि पहले चैप्टर में तो तीनों यूनिफिकेशन याद करनी है और दूसरा चैप्टर तो सारा ही करना है लगभग। और अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सबका। देखो हिस्ट्री में ये पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जितने भी सीबीएसई वाले हैं, जितने भी एसबीएसई वाले हैं, मुझे लगता है कि शायद एसएससी का थोड़ा बहुत चेंज होगा या फिर शायद सारा ही चेंज है, लेकिन कोई बात नहीं, सीबीएसई वाले भाई तो हैं। और ये मत सोचना भाई हिंदी मीडियम है, कोई बात नहीं। ये नेशनलिज्म इन यूरोप है और ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। अब भाई मैंने अपने हिसाब से हिंदी मीडियम लिया हुआ है, नहीं तो मेरे 9th तक मेरे पास ये जो एसएसटी थी ये मेरे पास इंग्लिश मीडियम में थी। 9th में ही मैंने हिंदी मीडियम में चेंज किया था। तो भाई इकोनॉमिक्स के तो चारों चैप्टर करने हैं, और इसके पॉलिटिक्स के पहला चैप्टर करना सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग, और भूगोल यानी कि जियोग्राफी, इसमें तो आपको संसाधन एवं विकास ये पहला चैप्टर करना है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट।
अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री को, और इस वीडियो में मैं पूरी वीडियो हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड होगी। इतिहास कक्षा 10 है भाई, कभी भी बाद में को क्लास 10 है, लेकिन यदि आपको +1 +2 या फिर ICS जो भी आपको किसी भी हिस्ट्री के टॉपिक में पूरी GS में से पूरी परमानेंट सेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंडर में जितनी भी आपको हिस्ट्री में डाउट्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए स्पेशल आपके जो भी कमेंट करेगा भाई उसी के नाम पे हम बोल देंगे भाई हाँ ये इसका डाउट था, और इसमें वीडियो में क्लियर हो जाएगा डाउट वो। तो भाई सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, और बहुत सीख मिलती है हमें चैप्टर से। कई बच्चे कहते हैं कि भाई हम भारत में रहते हैं और तो हम विदेशों के क्यों पढ़े, हम क्यों जाएँ यूरोप वगैरह में। तो भाई मैं आपको बता दूं कि देखो इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसको समझना है, अपनी लाइफस्टाइल में यदि हम लागू कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। जितने मेरे भाई पॉलिटिशियन बनेंगे आज के टाइम में हमारे भारत में, देखो तरह तरह के पॉलिटिशियन आते हैं, कोई कुछ कहता रहता है, कोई कुछ कहता रहता है भाई। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ज़रूरी काम करना चाहिए कि एक लेवल होना चाहिए। मतलब ये कह दो संविधान में कि भाई जितने भी यदि आपको पॉलिटिशियन बनना है ना, तो जहाँ आप रहते हो वहाँ का PCS एग्ज़ाम दे दो, UPSC दे दो। यदि पूरे इंडिया में यदि आपको पॉलिटिशियन बनना है UPSC दे दो, और यदि स्टेटिक बनना है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में तो आप वहाँ का दे दो। बिहार में तो BPSC दे दो, यूपी में तो यूपी का तो UPSC है ही है, पंजाब में तो PPSC दे दो, हरियाणा में HPSC दे दो, झारखंड में JPSC दे दो। तो जहाँ पे आप हो वहाँ का दे दो, और फिर देखो इंडिया डेवलप कैसे होता है। यहाँ तो हम पैसा दे रहे हैं इनको, इतना पैसा यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ये ख़राब नेताओं के ऊपर। वही अभी ज़्यादा हम राजनीति में जाते नहीं हैं, हिस्ट्री पर चलते हैं। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को लगा हिस्ट्री बोरिंग है, ना, हिस्ट्री बोरिंग हो ही नहीं सकती। यदि आप ध्यान से हिस्ट्री को सुनो तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, जिस भी भाई को हिस्ट्री में बोरिंग लगता है ना, एक दिन मेरी क्लास लगा के देख लो भाई हिस्ट्री की रियल वाली, भाई पता चल जाएगा हिस्ट्री क्या है। और जब मैं बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा भाई फिर तो मज़ा आ जाएगा, एकदम छुट्टी हो जाएगी हिस्ट्री में। तो जितने मेरे भाई 10वीं के भाई हैं उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होएगी, और इसका बीच में आप अगली लेवल की बात भी कर सका। हाँ, तो इससे बहुत मदद मिलने वाली है। जितने मेरे 10वीं के भाई हैं हिस्ट्री तक परेशान हैं, कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने तीनों यूनिफिकेशन समझाऊंगा, ब्रिटेन की, जर्मनी की और किसकी रहेगी, इटली की, तीनों की आपको यूनिफिकेशन मैं अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं इटली को। देखो इटली जो था ना, इटली ये कोई बड़ा काम नहीं है। यदि अरिहंत की बुक में से करो तो इटली का जितने भी एकीकरण हैं सारे आपको मिनटों में समझ में आ जाएंगे। और इटली का एकीकरण यहाँ पे आपको समझाते हैं। बुक में मत जाना, बुक में यहाँ पे लिखा तो खैर सही हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा और अच्छे से, ताकि आपको बोरिंग ना लगे, कुछ भी ज़रा सा बोरिंग भी फील नहीं होने दूंगा इटली में। अभी चलते हैं इटली में, उसको जोड़ के आते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें इटली को जोड़ना ही क्यों है, क्यों जोड़े हम इटली को, क्यों जोड़े भाई, क्या फालतू में थोड़ी है सबको जोड़ते फिरेंगे। तो देखो भाई इटली जो था ना वो पहले टाइम में 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। अब देखो एक इटली है, उसके 7 टुकड़े हैं, उन 7 टुकड़ों में से सिर्फ एक टुकड़े पर ही ऐसा शासन है, ऐसा राजा बैठा है जो कि इतालवी राजघराने का शासन था। मतलब कि इटली का जो मूल निवासी था वही सिर्फ वो जो था एक ही राज्य पर सीमित था, और उस राज्य का नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरे इटली को एकीकरण करने में सबसे पहले आने वाला राज्य था ये सार्डिनिया पिडमोंट। देखो जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे आपके विरोधी ज़रूर होंगे, तो भाई इटली का भी जब जुड़ना की कोशिश कर रहा था इसका भी विरोधी था, और वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बिल्कुल नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो, क्योंकि यदि इटली का एकीकरण होगा तो ये ऑस्ट्रिया के विरोध में खड़ा हो जाएगा और उसके खिलाफ हर टाइम युद्ध करता रहेगा, उसको दिक्कत देगा, क्योंकि उसकी जड़ में ही तो बैठा है।
तो ऑस्ट्रिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। यदि एमसीक्यू में सवाल पूछे इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा, तो आएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी इटली के एकीकरण में। अब देखो अगला पॉइंट आता है जोसेफ मैसिनी की भूमिका। देखो भाई, इटली के एकीकरण में जो सबसे पहले बंदा आया था वो यही था, जोसेफ मैजिनी या फिर जोसेपे मैसिनी। ये इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा यहाँ पे इटली में देखी जाती है। वह गणतंत्रात्मक दल का नेता था। 1831 में अपने निर्वासन काल में उसने यंग इटली नामक एक नया संगठन बनाया। यह एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना शिक्षा के माध्यम से इटली को पुनर्गठित करने के लिए हुई थी। यद्यपि इटली के एकीकरण के लिए 1831 तथा 1848 में 2 क्रांतिकारी प्रयास किए गए थे, परंतु वे दोनों असफल रहे। देखो भाई, जो जोसेफ मैसिनी था ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन इसने 1831 में और 1848 में 2 क्रांतिकारी प्रयास किए थे, लेकिन वो दोनों ही जो थे असफल हो चुके थे। इसलिए अब हम इसको ज़रूरत पड़ी किसकी, काउंट काउर की और गैरीबाल्डी की। देखो काउंट काउर जो था उसको गरम दल का नेता, या फिर ये थोड़ा सुभाष चंद्र बोस की तरह था भाई, क्यों हम शांति का प्रयास ना करके विरोध करना चालू किया इसने। तो कावूर को पढ़ते हैं भाई। कावूर जो था 1852 में पिडमोंट का मंत्री, ये प्रमुख था, बहुत अच्छा मंत्री था, यानी कि सार्डिनिया पिडमोंट जो था ना, 1852 की बात हो रही है। 48 तक तो जोसेफ मैजिनी ने अपना काम जो किया थोड़ा सा असफल हो गया था वो, लेकिन फिर 1852 की बात कर रहे हैं। कावूर काउंट कावूर इसका पूरा नाम है। इसने क्या किया, देखो उसका मुख्य लक्ष्य था ऑस्ट्रिया से इटली के उद्धार को प्रभावित करना था। यानी कि ऑस्ट्रिया, मैंने कहा ना पहले कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बाधा थी इटली के एकीकरण में। तो इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया से इटली के उद्धार को प्रभावित करना था कि ऑस्ट्रिया को प्रभावित करो कि ये क्यों नहीं करने दे रहा। अपन करेगा ससुरा, ऐसे थोड़ी है ऑस्ट्रिया कुछ भी करता रहेगा, हम देखते रहेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं चलेगा ससुरा, कुछ भी करता रहे। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही लोकतंत्रवादी था, परंतु उस इटली का वास्तविक निर्माता माना जाता है। ये इसने कोई क्रांति नहीं की, इसने कोई लोकतंत्रवाद नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको निर्माता माना जाता है। किसका, इटली के वास्तविक निर्माता, यानी कि इटली को जोड़ने का इसने बहुत खतरनाक काम कर दिया था। उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त की थी। 1859 में इसने ऑस्ट्रिया को पीट दिया। एक सैनिक को ना इटली से ऐसी तरह मारा था ससुराल जैसे हम पाकिस्तान को धोते हैं। उसके बाद है गैरीबाल्डी बड़ा खतरनाक, बहुत चोटा था ससुराई, मार देता जहाँ देखता था ऑस्ट्रिया वालों को। इसने देखो क्या किया, इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसी ने अच्छा काम किया। बिल्कुल एंड में आ गया ना 1860 में, देखो 1859 में उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रिया को। अब आया गैरीबाल्डी, ससुराई जैसे मार धाड़ करना चालू किया। गैरीबाल्डी रेड शर्ट, लाल कुर्ती सेना किसका था, गैरीबाल्डी का। एमसीक्यू आ सकता है, लाल कुर्ती सेना गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती सेना गैरीबाल्डी। इसने रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती सेना, गैरीबाल्डी नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था। इसने लाल कुर्ती सेना क्या कर दिया था, गठन कर दिया था। 1860 में उसने दक्षिणी इटली यानी कि साउथ इटली को और उसके साथ ही 2 सिसिलियों की राजधानी में पदयात्रा की और स्पेन के शासकों को हटाने के लिए स्थानीय कृषकों का समर्थन लेने में सफल हुआ। ये जो वहाँ पे आसपास जो ये रहते थे ना किसान उस राज्य में साउथ इटली में, उनका समर्थन लेने में सफल हो गया था। और इसने सिसिलियों की जो राजधानी थी उसमें पदयात्रा की और स्पेन के शासकों को हटाने के लिए स्थानीय कृषकों का मतलब स्पेन के शासकों को इसने हटा दिया था। फिर आता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। 1861 में रोम और वेनेशिया को छोड़कर समस्त इटली के इतालवी पार्लियामेंट के प्रतिनिधि ट्विन में एकत्र हुए और उन्होंने इटली के राजा के रूप में विक्टर इमैनुअल द्वितीय चयन को विधिवत रूप में स्वीकार किया। इसकी कोई खास वैल्यू तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इन तीनों बंदों के बाद यदि कोई बंदा अब चुनना तो भी तो पड़ेगा ना किसी को लीडर, तो यही था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इसको ही किंग वहाँ का चुना गया था पार्लियामेंट में। याद रखना, राजा के रूप में इसको विक्टर इमैनुअल द्वितीय का चयन कर लिया था। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका इटली का एकीकरण पूरा। अब पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ और शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो
जर्मनी जो था ना, अब देखो मान लीजिए ये जर्मनी है, इसका 27 टुकड़ा कर दिया गया था। 27 टुकड़ा किसका था? जर्मनी का था। और इटली के थे 60 टुकड़े। अब देखो जैसे इटली का विरोधी था वैसे ही जर्मनी का भी विरोधी था। अब जब ससुरा इटली में भी तो सबसे पहले एक राज्य ही उठा था ना उसको एकीकरण करने के लिए, तो जर्मनी में भी एक ऐसा राज्य था जो चाहता था जर्मनी संयुक्त हो जाए। तो उस राज्य का नाम है प्रसा। प्रसा ने ही नींव उठाई किसकी? जर्मनी को एकीकरण करने की। उसने बेड़ा उठा लिया कि अपन करके दिखाएगा ससुरा जर्मनी को एकीकरण। तो जर्मनी को एकीकरण करना अब आसान तो था नहीं, तो ससुरा चाल चला गया कि कैसे ना कैसे करके तो ना इसको एक तो इसको करना पड़ेगा। और ऑस्ट्रिया की तरह ही फ्रांस जो था वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन जर्मनी वाले थे चालाक, उन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया। कैसे मारा देखो। आप जानते हैं फ्रांस का शासक उस टाइम था नेपोलियन, और फ्रांस और जर्मनी की बाउंड्री पर पर्वत आता है एल्प्स पर्वत, एल्प्स पहाड़ कहते हैं उसको। तो एक बार नेपोलियन हमला कर रहा था जर्मनी पे और बीच में अड़ गया कौन? एल्प्स पर्वत। उसकी सेना बोली ससुरा कैसे जाएंगे अपन, ये पहाड़ खड़ा है सामने, इसको चढ़ना तो बहुत मुश्किल है जी है। तो नेपोलियन ने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा नो एल्प्स फ्रंट, आगे कोई पहाड़ नहीं है, कोई एल्प्स है ही नहीं है। अब देखो ससुरा इतना बड़ा पहाड़ खड़ा है फिर भी नेपोलियन क्या कह रहा है? कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़े नहीं है। तो इसकी सीख ली किसने? जर्मनी वालों ने, प्रसा के राजा ने। प्रसा का राजा था ओटो वॉन बिस्मार्क, राजा ही मान के चलो, उसी ने शुरुआत की थी, हम राजा मान लेते हैं। तो उसने कहा कि ससुरा ये चोटे तो बड़े खतरनाक हैं जी। कह रहा कि नो एल्प से नहीं है, और सामने खड़ा है ससुरा, हम अब तो एकीकरण होके ही रहेंगे ससुरा, चाहे दुनिया का कोई पावर आ जाए। तो देखो इसने क्या किया, कहा कि पहले तो ना खुद के जितने बचे हुए राज्य हैं ना 27 में से, उनमें एकता का भाव जगाना पड़ेगा। यदि हम उनमें एकता का भाव नहीं जगाएंगे तो एकीकरण असंभव है। ऊपर से फ्रांस खड़ा है ऊपर। तो इसने क्या किया, यदि पूरे देश के लोगों को एक करना है तो कोई ना कोई युद्ध तो हमें करना ही पड़ेगा। युद्ध के बिना देश में एकात्मकता का भाव कभी नहीं आएगा। और यदि युद्ध के बिना ही हमने चाहा कि एक हो जाए तो भाई ऐसा करना मूर्खता होगी। तो प्रसा के राजा ने क्या कहा कि भाई चलो ऐसा करते हैं, कोई इंटरनेशनल वॉर कर देते हैं जिससे हम पूरी दुनिया के मंच पे आ जाएं और पूरी दुनिया को पता चले कि हाँ जर्मनी भी एक देश है और वहाँ 27 टुकड़े हैं और इसको जो है एक करना चाहिए। अब कोई विरोध में भी होगा जैसे फ्रांस वगैरह है। तो क्या हुआ कि प्रसा के राजा ओटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। बल्कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस से तीनों से किया था। लगभग 7 साल तक युद्ध चला था। इसी बीच में उसने जितने 26 राज्य और थे ना, उन सब में उसने गुप्त संधि कर ली। जितने ससुरे और राजा थे ना, उनको रात रात में ही गुप्त संधि कर लिया। और जो बिस्मार्क था, इसको गुप्त संधि का बादशाह कहते हैं, मिनटों में कर लेता था। 2-3 दिन में ही इसने सारे राज्यों को एकात्मक कर दिया। और अब युद्ध तो चल ही गया, तो पूरा देश एक हो गया और ये उस युद्ध में जीत गया, प्रसा की जीत हुई। तो बिस्मार्क ने कहा कि हम प्रसा को जर्मनी में विलय नहीं होने देंगे, बल्कि प्रसा का जर्मनी तक विलय करेंगे। मतलब कि प्रसा को जर्मनी में नहीं मिलाएंगे, बल्कि जर्मनी तक प्रसा को ले जाएंगे और फिर एक कर देंगे संयुक्त राष्ट्र जर्मनी को। इसने ऐसा ही किया और जैसा इसने सोचा था वो वैसा ही हुआ। और ये आखिरकार युद्ध के बाद ये युद्ध जीत गया प्रसा, बिस्मार्क ने युद्ध जीत लिया। तो अब एकीकरण की जो ठंडा महल था, जहाँ पे पार्लियामेंट था, वहाँ पे गए ये लोग और वहाँ पे पूरी बैठक थी। जितने भी 27 राज्य थे उनके मेन लीडर गए वहाँ पे और उन सब की बैठक में
यहाँ पे क्या नाम है इसका, वर्साई में, वर्साइलिस का महल जो था ना, ठंडा महल था वो, बिल्कुल लुईस 16 का महल था पहले तो। फिर वहाँ पे जाकर 18 जनवरी इसमें 1871 में जो था ये 18 जनवरी 1871 में एकीकरण की शुरुआत कर दी गई। मतलब शुरुआत क्या, पूरा ही हो गया था उस दिन तो वो। और जो प्रशा का राजा था, मेन लीडर था, यानी कि बिस्मार्क ही मान के चलो, उसी को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। तो ठीक है, इसी में जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ। ब्रिटेन का भी एकीकरण आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए एक अलग पार्ट बना देंगे। अभी टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है और 20 मिनट की वीडियो बन गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसमें दोनों यूनिफिकेशन समझ में आई होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें। आपको यदि इसमें कोई भी डाउट रहा तो कमेंट ज़रूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, फिर से लव यू।